तो चलिए इस प्रश्न की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि यह हमें कहाँ ले जाता है। जरूर। तो सबसे पहले लेखक की बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। अब उनका परिचय देना तो शायद, जैसा कहते हैं, सूरज को दिया दिखाने जैसा हो। हाँ बिल्कुल। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता, एक प्रकांड विद्वान, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और इन सबसे ऊपर सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले एक योद्धा। लेकिन इस संदर्भ में मुझे लगता है हमें उन्हें सिर्फ संविधान निर्माता के तौर पर नहीं देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक समाज सुधारक और शायद इससे भी बढ़कर एक ऐसे सामाजिक आलोचक के रूप में देखना होगा जो स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने से कभी नहीं हिचकिचाए। सही कहा आपने। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन ही अगर देखें तो वो ज्ञान की शक्ति से सामाजिक रूढ़ियों और अन्याय के खिलाफ एक लगातार संघर्ष था। वो सिर्फ सतही बदलावों में विश्वास नहीं रखते थे, वो हमेशा समस्याओं की जड़ों तक जाते थे। और उनकी जो एकेडमिक ट्रेनिंग थी, चाहे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हो या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, उसने उन्हें एक बहुत ही पैनी, एक विश्लेषणात्मक दृष्टि दी थी। तो जब ऐसा व्यक्तित्व, जिसने खुद जातिगत भेदभाव की पीड़ा को इतनी गहराई से सहा हो और जिसके पास ज्ञान का ऐसा भंडार हो, वो जब जाति का विनाश जैसा शीर्षक चुनता है, तो ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत सुविचारित, गहन विश्लेषण पर आधारित निष्कर्ष की तरफ इशारा करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम उनके व्यक्तिगत अनुभव और उनकी एकेडमिक कठोरता, इन दोनों के संगम को समझें। ये चीज उन्हें एक बहुत ही अद्वितीय स्थान देती है। हाँ, वो केवल बाहर से टिप्पणी करने वाले कोई पर्यवेक्षक नहीं थे, बल्कि उस व्यवस्था के भुक्तभोगी थे जिसकी वो आलोचना कर रहे थे। और उनकी आलोचना सिर्फ भावनात्मक आक्रोश पर आधारित नहीं थी, बल्कि वो ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण पर टिकी थी। बिल्कुल। तो जब स्रोत पूछता है कि उन्होंने क्या लिखा, तो यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई, इस गहरे अनुभव और इस गहन अध्ययन का परिणाम आखिर क्या रहा होगा। और यहीं पर देखिए, शीर्षक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश। इस शब्द विनाश, एनिहिलेशन, पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, ये शब्द। उन्होंने जाति सुधार, कास्ट रिफॉर्म या जाति का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने चुना विनाश। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, विनाश शब्द में कोई नरमी नहीं दिखती, कोई समझौते की गुंजाइश नहीं लगती। ये ऐसा इशारा करता है कि व्यवस्था इतनी सड़ चुकी है, इतनी हानिकारक है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता, उसे केवल समाप्त ही किया जा सकता है। बिल्कुल। और 1936 में जब समाज का एक बड़ा हिस्सा, यहाँ तक कि जो सुधारवादी कहे जाते थे, वो भी जाति व्यवस्था के भीतर ही कुछ बदलावों की बात कर रहे थे, तब विनाश की बात करना कितना रैडिकल, कितना आमूल परिवर्तनवादी रहा होगा, सोचिए जरा। बहुत ज्यादा। ये शब्द चयन डॉक्टर अंबेडकर की सोच की स्पष्टता और उनके इरादे की जो दृढ़ता थी, उसको दिखाता है। ये बताता है कि वे जाति को केवल एक सामाजिक बुराई नहीं मानते थे, बल्कि एक मौलिक समस्या मानते थे, जो मानवीय गरिमा, समानता और बंधुत्व के आदर्शों के पूरी तरह खिलाफ थी। विनाश शब्द का प्रयोग ये भी संकेत देता है कि वे जाति को केवल कुछ बाहरी प्रथाओं या रीति रिवाजों तक सीमित नहीं देख रहे थे, बल्कि इसे गहरी वैचारिक और संरचनात्मक समस्या के रूप में देखते थे, जिसे जड़ से उखाड़ना जरूरी था। हाँ। ये एक तरह से व्यवस्था के अस्तित्व पर ही सवाल उठाना था। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये शीर्षक उस समय का जो राष्ट्रवादी विमर्श चल रहा था, उसको भी एक तरह की चुनौती दे रहा था? मतलब जहां मुख्य ध्यान राजनीतिक स्वतंत्रता पर था। हाँ बिल्कुल। वहीं डॉक्टर अंबेडकर इस शीर्षक के जरिए ये कह रहे थे कि भाई, असली स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक ये सामाजिक गुलामी यानी जाति व्यवस्था, इसका विनाश नहीं हो जाता। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है इसका। आप 1936 का समय देखिए। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था। हाँ। अलग अलग विचारधाराएं सक्रिय थीं। कांग्रेस के नेतृत्व में राजनीतिक आजादी की लड़ाई चल रही थी। समाजवादी और साम्यवादी विचार भी फैल रहे थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि राजनीतिक आजादी का मतलब उन करोड़ों लोगों के लिए क्या होगा जो सदियों से सामाजिक रूप से पददलित हैं। सही बात है। क्या सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हो जाने से उनकी स्थिति में कोई बुनियादी बदलाव आ जाएगा? तो ये जो जाति का विनाश का नारा था, ये इस बहस के केंद्र में
सामाजिक न्याय के प्रश्न को स्थापित करने का एक बहुत शक्तिशाली प्रयास था। तो ये जो साल है 1936, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि एक बड़ा जटिल ऐतिहासिक क्षण है। एक तरफ उपनिवेशवाद से मुक्ति की आकांक्षा है, दूसरी तरफ समाज के भीतर इतने गहरे विभाजन और अन्याय मौजूद हैं। हाँ। ऐसे माहौल में जाति जैसी इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी व्यवस्था के विनाश की बात करना, ये न केवल बहुत साहसिक था बल्कि ये भविष्य के भारत के स्वरूप पर एक मौलिक बहस छेड़ने जैसा था। हाँ। ये पूछने जैसा था कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, सिर्फ राजनीतिक रूप से स्वतंत्र या सामाजिक रूप से भी समान और न्यायपूर्ण। हाँ, और ये भी ध्यान देने लायक बात है जो शायद बहुत लोग नहीं जानते कि 1936 में ये पुस्तक मूल रूप से एक भाषण के रूप में लिखी गई थी। अच्छा। हाँ, इसे लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन में दिया जाना था। अब ये मंडल स्वयं आर्य समाज से जुड़ा एक सुधारवादी संगठन था जो जातिगत भेदभाव को समाप्त करना चाहता था। लेकिन जब मंडल के सदस्यों ने भाषण का ड्राफ्ट पढ़ा तो उन्हें डॉक्टर अंबेडकर के विचार इतने क्रांतिकारी लगे और हिंदू धर्म की मान्यताओं पर इतने तीखे लगे कि उन्होंने उनसे भाषण के कुछ हिस्सों को हटाने का अनुरोध किया। अरे! और डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा करवेश साफ इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अंततः सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया। बाद में उन्होंने इस भाषण को स्वयं पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। ये किस्सा तो इस शीर्षक और उसके पीछे के विचारों की जो तीव्रता है उसको और भी उजागर कर देता है। मतलब ये दिखाता है कि विनाश शब्द केवल अलंकारिक नहीं था। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अंबेडकर वास्तव में उन मूल मान्यताओं पर प्रहार कर रहे थे जिन्हें उस समय के तथाकथित सुधारवादी भी शायद छूने से कतराते थे। सही। ये घटना बताती है कि उनके विचार कितने रैडिकल थे कि वे उन लोगों को भी असहज कर गए जो स्वयं को जाति विरोधी मानते थे। कमाल है। बिल्कुल। ये उस खाई को दिखाता है जो सुधार और विनाश के बीच थी। जात पात तोड़क मंडल शायद जाति व्यवस्था की बाहरी कुरीतियों को दूर करना चाहता था, शायद अंतर जातीय विवाहों को बढ़ावा देना चाहता था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर समस्या की जड़ यानी उन शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं में देख रहे थे जो जाति व्यवस्था को वैधता देती थी। उनका विश्लेषण बहुत गहरा था और उनका समाधान भी उतना ही आमूल था। इस भाषण का पहले प्रकाशित न हो पाना और फिर पुस्तक के रूप में आना, ये स्वयं में एक कहानी है कि सत्य और क्रांतिकारी विचारों को दबाना कितना मुश्किल होता है। अगर हम इन तीनों पहलुओं को एक साथ देखें, लेखक डॉक्टर अंबेडकर अपने अनुभव, ज्ञान और सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ, शीर्षक जाति का विनाश अपनी स्पष्टता, कठोरता और उग्रता के साथ, और वर्ष 1936 अपने विशिष्ट सामाजिक राजनीतिक संदर्भ और सुधारवादी राष्ट्रवादी बहसों के साथ, तो ये स्रोत जो महज एक सवाल है, हमें एक असाधारण बौद्धिक और सामाजिक हस्तक्षेप की तस्वीर दिखाता है। हाँ, ये हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति, एक विचार और एक क्षण मिलकर इतिहास की धारा को प्रभावित कर सकते हैं। भले ही हमारे पास इस स्रोत से पुस्तक के अंदर के तर्क नहीं है, लेकिन हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, उसके कामकाज, उसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभावों और उसे बनाए रखने वाली धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं का कितना गहरा विश्लेषण किया होगा। हाँ, अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। और विनाश शब्द का प्रयोग ये भी सुझाता है कि उन्होंने शायद ये तर्क दिया होगा कि जाति व्यवस्था केवल एक सामाजिक विभाजन नहीं, बल्कि एक ऐसी श्रेणीबद्ध असमानता है जो नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों के ही खिलाफ है। और क्या ये संभव है कि उन्होंने इसमें न केवल समस्या का विश्लेषण किया हो, बल्कि समाधान का भी कोई खाका पेश किया हो? मतलब विनाश के बाद क्या उन्होंने एक वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्था की कल्पना भी की होगी? ये सवाल भी स्रोत के प्रश्न क्या लिखा है में कहीं न कहीं छिपा है। हाँ, ये एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। विनाश सुनने में एक नकारात्मक क्रिया लगती है, लेकिन अक्सर ऐसे आमूल परिवर्तनवादी विचारों के पीछे एक बहुत सकारात्मक दृष्टि भी होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने दूसरे लेखों और भाषणों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज की कल्पना तो की ही है। तो ये संभव है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने ये तर्क दिया हो कि जाति के विनाश के बिना इन आधुनिक संवैधानिक मूल्यों को
भारतीय समाज में स्थापित करना असंभव है। अच्छा। उन्होंने शायद अंतरजातीय विवाहों से भी आगे बढ़कर उन धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं को ही चुनौती देने की बात की होगी जो जाति को पवित्र या दैवीय मानती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब विनाश केवल तोड़ने के लिए नहीं बल्कि कुछ नया बनाने के लिए, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए जहां जन्म पर आधारित कोई ऊंच नीच ना हो, जहां हर व्यक्ति की गरिमा और समान अवसर सुनिश्चित हों। ये विचार आज भी कितना प्रासंगिक लगता है। अत्यंत प्रासंगिक। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1936 में उठाए गए मुद्दे और ये जो प्रस्तावित विनाश का विचार है, ये आज भी भारतीय समाज में बहस और संघर्ष का एक केंद्रीय बिंदु है। ये हमें याद दिलाता है कि सामाजिक परिवर्तन एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है। हाँ, ये तो है। जो सवाल डॉक्टर अंबेडकर ने तब उठाए थे, वे आज भी हमारे सामने खड़े हैं, शायद थोड़े नए रूपों में। जाति व्यवस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं और उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए किस तरह के प्रयासों की आवश्यकता है, ये चर्चा आज भी जारी है। तो हमारा ये स्रोत जो सिर्फ एक सवाल है, क्या लिखा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश 1936 में, ये हमें उस पुस्तक के पन्नों के अंदर ले जाए बिना ही हमें डॉक्टर अम्बेडकर के साहस, उनकी बौद्धिक गहराई, उनके विचारों की क्रांतिकारी प्रकृति और 1936 के भारत की जटिल सामाजिक राजनीतिक सच्चाई के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी सही सवाल पूछना ही अपने आप में कितना ज्ञानवर्धक हो सकता है। हाँ, और ये सवाल हमें केवल इतिहास में झांकने के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें पूछता है कि हम आज जाति के विनाश के विचार को कहाँ पाते हैं? क्या समाज इस दिशा में आगे बढ़ा है या अभी भी उन संरचनाओं और पूर्वाग्रहों से जूझ रहा है जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर खत्म करना चाहते थे? ये सवाल हमें एक तरह से आत्मविश्लेषण के लिए भी उकसाता है। तो भले ही हमने आज एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के तर्कों का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया, क्योंकि हमारा स्रोत हमें इसकी अनुमति नहीं देता, लेकिन हमने उस प्रश्न के महत्व को समझा है। हमने देखा कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर जैसे विचारक का नाम, जाति का विनाश जैसा शक्तिशाली शीर्षक और 1936 जैसा महत्वपूर्ण वर्ष मिलकर एक ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज की ओर इशारा करते हैं जिसका अध्ययन और जिसकी समझ आज भी अत्यंत आवश्यक है। निश्चित रूप से ये हमें सिखाता है कि विचारों में कितनी शक्ति होती है, खासकर उन विचारों में जो स्थापित व्यवस्था को चुनौती देते हैं और एक अधिक न्यायपूर्ण भविष्य की कल्पना करते हैं। जाति का विनाश केवल एक पुस्तक का शीर्षक नहीं है, ये एक लक्ष्य है, एक संघर्ष है और एक निरंतर प्रेरणा स्रोत है। और शायद यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं, सोचने के लिए एक बात। किसी भी समाज में कोई गहरी जड़ें जमा चुकी व्यवस्था हो, चाहे वो जाति हो या कोई और सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक संरचना, उसके विनाश या उन्मूलन की बात करने का असल में अर्थ क्या होता है? गहरा सवाल है। क्या ये केवल बाहरी ढांचे को तोड़ना है या इसमें लोगों की सोच, उनके मूल्यों, उनके आपसी संबंधों को बदलना भी शामिल है? और ऐसे जो आमूल परिवर्तनवादी विचार होते हैं, वो इतिहास में क्यों उभरते हैं? क्या वे केवल उत्पीड़न की प्रतिक्रिया होते हैं या वे मानवीय क्षमता और एक बेहतर दुनिया की जो अदम्य आशा होती है, उसके भी प्रतीक हैं? ये वास्तव में एक बहुत गहरा प्रश्न है। किसी संरचना के विनाश की कल्पना करना और उसके लिए तर्क प्रस्तुत करना, ये अपने आप में एक शक्तिशाली रचनात्मक कार्य है। ये न केवल वर्तमान की आलोचना है, बल्कि भविष्य के लिए एक संभावना का द्वार भी खोलता है।